good evening students and welcome again to Civil Panda. How are you guys? Hope you all are doing well. कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत जोरदार चल रही होगी और जो है पीएससी को फोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी होगी आपकी या तैयारी शुरू तो कर ही दी होगी। देखिए वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, हम लोगों को कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना, तो क्यों ना यहाँ से किया जाए। और मैं आपके अपने शहर में आज आ चुकी हूँ वापस से आपके लिए करंट अफेयर के साथ साथ जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके। जी हाँ, ऐसे जीके के क्वेश्चन जो आपके एमपी के एग्जाम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, पीएससी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट्स भी हुए हैं, एज वेल एज उनसे रिलेटेड कई सारा कंटेंट भी हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अलग अलग तरीके की चीजें, आपको एक क्वेश्चन रहेगा लेकिन एक क्वेश्चन में आपको 10 तरीके की चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देखते हैं, आपने पिछले क्लासेस में देखी हुई होंगी, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारी एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चीजों को हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो वो सारी चीजें आज हम वापस से करने वाले। सो आर यू गाइस रेडी फॉर द क्लास? चलिए तो फटाफट से एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो भैया। किसी के दोस्तानी जो है यदि तैयारी कर रही है तो उनके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, फटाफट से शेयर कीजिए ताकि हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सके। चलेगा, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि जो भी क्लास का न्यू वीडियो हो वो आपको मिल जाए जल्दी से जल्दी। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है? Recently, in which city the only science center across the country has got the opportunity to join NASA's global broadcast event? हाल ही में किस शहर में स्थित देश भर के इकलौते साइंस सेंटर को नासा के ग्लोबल ब्रॉडकास्ट इवेंट में जुड़ने का मौका मिला? कौन सा था भाई वो? बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, क्योंकि भाई बहुत बड़ा इवेंट रहा है ये हमारे एमपी का भी हाल फिलहाल में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंदौर, भोपाल, रतलाम या विदिशा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, भोपाल। किसको मिला है भाई साहब? भोपाल को मिला है। ये गौरवान्वित होने का मौका किसे मिला भाई साहब? भोपाल को मिला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। The Regional Science Center Bhopal was inaugurated on 12th January 1995. कब inaugurate हुआ था? 12 जनवरी 1995 को by the then President of India, late शंकर दयाल शर्मा। उस टाइम पे जो इंडिया के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। This center is one of the 25 constituent units of National Council of Science Museums (NCSM), which is an autonomous scientific organization under the Ministry of Culture, Government of India. Okay, engaged in popularizing science and technology among us students in particular and the masses in general through a wide range of activities and interactive programs. भाई क्या किया जाता है? अलग अलग साइंटिफिक सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट इन चीजों में जिनको क्या है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह है वो सारे इन चीजों से जुड़े, है ना। और ये भोपाल में जब स्टार्ट किया गया है भैया, जब भोपाल में कब स्टार्ट किया गया था? 1995 में स्टार्ट किया गया था। उस टाइम पे हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी का पॉइंट ना भी पढ़े तो चल जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Where will the Madhya Pradesh government organize the state level youth Mahapanchayat from 23 to 24 2022 to celebrate the 116th birth anniversary of अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद? आपसे पूछा जा रहा है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा 23 से 24 जुलाई 2022 को राज्य स्तरीय यूथ महापंचायत का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 नहीं बेटा, 2023 है ना, ये 2023 है, 2022 नहीं, इसको 2023 कर लेना, है ना। ये गलती से ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है, इसको 2023 कर लीजिएगा प्लीज। चलिए, सो कहां पर हुआ है? तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कहां पर हुआ है? देखिए, आप चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है, बहुत कुछ आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन ये जो है महापंचायत, यूथ महापंचायत का आयोजन कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। ध्यान रखिएगा, ज्यादातर चीजें जो है आसपास भोपाल की होती है। कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी ये उनकी? तो 116 116वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं हम लोग। The youth is hope of our future. These words echoes today in Youth Mahapanchayat 2023 when the Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, addressed the youth of Madhya Pradesh with the new MP youth policy. कौन सा? The youth is the hope of our future. क्या बोला गया भैया? The youth is hope of our future. Based on their performance,
The top 6 youth from each district of Madhya Pradesh will be selected in the state level, which will be held in Bhopal on July 23 and 24. कि हर डिस्ट्रिक्ट से क्या किया जाएगा, लगभग टॉप 6 युवाओं को, टॉप 6 लोगों को चुना जाएगा और उन्हें फिर स्टेट लेवल पे तैयारी करवाई जाएगी, है ना। स्टेट लेवल पे उनके बीच में सिलेक्शन होगा, सारी चीजें होंगी। चलिए, सो इतना कुछ खास नहीं था, बट फिर भी आपको याद रखने जैसी चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द फर्स्ट प्राइज in the category of best performing state and initiatives in conducting excavation auction mines at the 6th national कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। हाल ही में किस राज्य को नई दिल्ली में 6th नेशनल कॉन्क्लेव में उत्खनन नीलामी खानों के संचालन में पहल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना भैया। हाल ही में हुआ है ये और मिला भी है, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो मिला है किसे मिला है? मध्य प्रदेश को। किसको मिला है भाई साहब? मध्य प्रदेश को मिला है। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और हम। The conclave will feature awards for best performing states in mining, launch of 3 MTS modules, 5-star mine awards, and National Geoscience Award 2019. CEOs from various companies will be brainstorm on important issues in India's mining sector. The award function will present new mine blocks to state governments and the Ministry of Coal, providing incentives for successful auction. Districts performing well under the District Mineral Foundation Trust will showcase their achievements. देखिए, यदि हम बात करें माइंस की, है ना, तो माइंस हमारे लिए, हमारे एक एमपी की यदि हम बात करें केवल, तो एमपी में ही एक बहुत बड़ा ये कहे सोर्स है किसका, इनकम का। तो इसी के चलते केवल एमपी में ही नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे इस चीज को किया गया, जहां पर ऐसे टॉप स्टेट्स को निकाला गया जो क्या है, माइनिंग में और उससे निकलने वाली जो है पैसों में, उससे निकलने वाला जो हमारे प्रॉफिट्स है उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो ऐसे में हमारा प्रॉफिट में, हम एमपी वाले प्रॉफिट में सबसे आगे रहते हैं, तो इस चीज में हम लोग कहाँ रहे, सबसे 1 नंबर पर रहे। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी की गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल और फिर इंडिया लेवल पे किया गया है सब कुछ। चलेगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच कॉलेज हैज गॉट द हाईएस्ट A+ ग्रेड फ्रॉम NAAC? किस महाविद्यालय को नेक से सर्वोच्च A+ ग्रेड मिला है? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, राजमाता विजय राजे सिंधिया यूनिवर्सिटी, माधव साइंस कॉलेज, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा किसको मिला है इसकी यदि हम बात करें तो माधव साइंस कॉलेज उज्जैन को मिला है। ये किसको मिला है बेटा? माधव साइंस कॉलेज उज्जैन को। किस महाविद्यालय को? माधव साइंस कॉलेज उज्जैन को मिला है। कहां पर है? उज्जैन में है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या हो सकता है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्सेलरेशन काउंसिल NAAC is a government organization in India that accesses the accreditates higher education institute HEIS. It is an autonomous body founded by the University Grants Commission and headquarter in Bangalore. Okay, कौन फंड करता है? University Grants Commission and headquarter in Bangalore. फॉर्म्ड कब बनी थी भैया? 1994 में, आज से करीब 29 साल पहले। 1994 में, आज से करीब 29 साल पहले। एजेंसी एग्जीक्यूटिव SC शर्मा। कौन है इस एजेंसी के एग्जीक्यूटिव? SC शर्मा जी हैं। फैक्ट भाई कहां पर है? उज्जैन में है, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन उज्जैन। अच्छा, ये फैक्ट हमारे लिए उज्जैन के लिए भैया स्पेशल फैक्ट है हमारे लिए। विक्रम यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन उज्जैन ऑन 1 मार्च 1957। श्री रणछोड़ लालजी धाबाई डोनेटेड द लैंड फॉर इट फ्रॉम बड़नगर, है ना भाई। ये अनदर फैक्ट है आपका, चूंकि उज्जैन की बात हुई है, माधव जी विद्यालय की यदि मैं बात करूं तो वो कहां पर है? उज्जैन में है। और यदि उज्जैन की बात हुई है तो हम विक्रम यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं, है ना। विक्रम यूनिवर्सिटी को नहीं भूल सकते, इसलिए हमने किसकी बात करी कि विक्रम यूनिवर्सिटी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1 मार्च 1957 को। श्री रणछोड़ जी लालजी धाबाई डोनेटेड द लैंड फॉर इट फ्रॉम बड़नगर से उन्होंने जो है इसके लिए दान दिया था लैंड को। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। Which mission has been launched to prevent the incidents of hunting of wild animals in मध्य प्रदेश during rains? बारिश में मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाएं होने से रोकने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बताइए कौन सा किया गया? ऑपरेशन मॉनसून, अर्ली मॉनसून,
डिलेड मॉनसून या नन। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो निकलेगा आपका दैट इज ऑपरेशन मॉनसून। किसका भाई? बारिश में क्या होता है, वन्य प्राणी। देखिए वन्य प्राणी क्या होता है, बारिश में अपने अपने बिलों को छोड़कर, घरों को छोड़कर, क्योंकि उनके घरों में पानी भरा जाता है, वो निकल जाते हैं। और ऐसे में भाई जो जान शिकारी रहते हैं वो लोग उनका शिकार करते हैं। तो इस चीज से रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन मानसून। देख लेते हैं इसके बारे में और चीजें। मध्य प्रदेश हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कि भाई मध्य प्रदेश में क्या मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू मध्य प्रदेश which influences the climate of the state। आप जानते हैं कि भाई मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, मध्य प्रदेश का ये जो एरिया है हमारा, यहाँ से क्या गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 डिग्री निकलती है। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। आप जानते हैं उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर के पास से निकलती है। मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश रिसीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर precipitation in the monsoon months. Okay, the northern parts of the state also receive rainfall in December and January। दिसंबर और जनवरी में भी नदन पार्ट जो है, कौन से उत्तर वाले जो एरियाज हैं उधर भी क्या होती है? बारिश होती है। अच्छा, नदन पार्ट में बारिश इस टाइम पे क्यों होती है मैम? जनवरी या दिसंबर में, जिसे आप कहते हैं मावठे की बरसात, है ना। हमारे ठेठ भाषा में से कहा जाता है मावठे की बरसात। और ये क्या होता है? लौटता हुआ मानसून होता है। कई बार आपने सुना होगा लौटता मानसून से बारिश हो, इस टाइप से। दैट इज the distinct season are summer March through May, winter November through February रहती है यहाँ पे, and the intervening rainy months of the southwest monsoon June through September। ये तो हम सभी जानते हैं। हालांकि इस ईयर क्या हुआ है, मानसून समथिंग 15 डेज लेट आया है ना। आप सभी जानते हैं इसकी ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फॉर्म टू फ्रॉक इज द अप्रोच ऑफ विच पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश। फॉर्म टू फ्रॉक मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? फॉर्म टू फ्रॉक बताइए, फॉर्म टू फ्रॉक किसका है? फॉर्म टू फ्रॉक यदि मैं बात करूं तो किसका? ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं भैया, अकार्बनिक खेती को तो हम लोग करते ही नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं भैया, इसकी भी नहीं। लेकिन स्पेशली यदि बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की, तो स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके लिए है भैया? ये स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए है। फटाफट नोट कर दीजिएगा। देखिए मैं आपसे बीच में बातें भी कर सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जब आप करंट अफेयर पढ़ने आते हैं तो आपको केवल यहाँ पे करंट अफेयर मिले, है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत विद्वान हैं और आप लोग अपना समय बचा के जैसे तैसे स्टडी में से मैनेज करके आप लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं कि 10-15 मिनट में हमको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट मिल जाए। तो मेरी भी वही कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फैक्ट दे दिए जाए। तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो देखिएगा क्या कह रहा है। Madhya Pradesh tops the list with 0.76 million ha of areas under organic cultivation. Okay, that is over 27% of India's total organic cultivation area। कि अभी मध्य प्रदेश ने कितना लिया? 27% ऑफ इंडियाज टोटल ऑर्गेनिक। भाई इंडिया में जितनी भी टोटल ऑर्गेनिक खेती होती है उसका 27% अकेला कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश में हो रहा है ना। तो टॉप 3 स्टेट कौन कौन से? टॉप 3 स्टेट कौन कौन से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में? तो मध्य प्रदेश है, देन राजस्थान है और फिर महाराष्ट्र है। वापस से एमपी कौन है भैया? एमपी, आरजे और फिर कौन है? एमएच। ये तीनों किस में है भाई? ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में सबसे ऊपर है, टॉप 3 में, टॉप 3 में। और हम लोग तो हमेशा टॉप रहते हैं एमपी वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which state government has decided to set up security operations center in Electronics Development Corporation under the State Data Center of the Security of Application Data? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम में स्टेट डाटा सेंटर अंतर्गत एप्लीकेशन डाटा की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? भाई इतने खतरनाक और अजीब अजीब निर्णय कौन ले सकता है बताओ? आप कहेंगे मैम इतना खतरनाक और अजीब निर्णय कौन ले सकता है? केवल मध्य प्रदेश सरकार ले सकती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। कौन सा होगा? डी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और हम जानकारी निकाल लेते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर SDC is set up to help the departments organization rendering IT related services by maximizing IT performances through reliable hosting, managing IT risk and providing continuous connectivity support. Okay, state data center would provide many functionalities and some of the key functionalities are central repository of the state, secure data storage, online delivery of service, citizen information service portal, state internet portal and disaster recovery, remote management and service। भाई ये सारी चीजें यदि ये कहो
स्टेट डाटा सेंटर जो है क्या क्या प्रोवाइड करेगा आपको, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रल रिसिप्रोसिटी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी डाटा स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, है ना, ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, या आपका हो सिटीजन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करेगा और बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द स्टेट डेटा सेंटर ऑपरेटिंग इन द स्टेट? प्रदेश में कहां पर स्टेट डेटा सेंटर संचालित है? कहां पर है भैया बताइए? स्टेट डेटा सेंटर, बहुत अच्छा, इसको डाटा डाटा नहीं, इट्स डेटा। क्या है ये? डेटा। तो प्रदेश में कहां पर है स्टेट डेटा सेंटर? दैट इज इन भोपाल। कहां पर है बेटा? भोपाल में। इंदौर में नहीं है, रतलाम में नहीं है, विदिशा में, तो इनमें तो पैदा ही नहीं होता सवाल, है ना, क्योंकि स्मार्ट सिटीज में ये है ही नहीं। स्मार्ट सिटीज में हमारी दो चीजें में फिलहाल में कौन? इंदौर या भोपाल, लेकिन इनमें से भी किस में हो रहा है भैया? भोपाल में हो रहा है। चलिए इसके बारे में और हम निकाल लेते जानकारी। मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर हेडक्वार्टर शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश इंडिया। ठीक है भैया, इसमें तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली आफ्टर अमेंडमेंट इन मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट माइनरल्स एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 2016 who will be kept as the chairman of mineral establishment board and executive committee? हाल ही में मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम के 2016 में संशोधन के बाद खनिज प्रतिष्ठान बोर्ड एवं कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे रखा जाएगा? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है आपके लिए, क्योंकि माइंस से रिलेटेड अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, अभी 3 क्वेश्चन आ चुके हैं माइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप देखेंगे किससे रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, है ना। आप क्या बोले? हाल ही में किससे रखा जाएगा? बोर्ड एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे? तो भाई मुख्यमंत्री, इतनी छोटी चीज मुख्यमंत्री करेंगे नहीं। आपका ये खनिज मंत्रालय ऑलरेडी सारी चीजों को देख रहा है, गवर्नर ये काम करेगा नहीं, तो कौन करेगा भैया? हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। कौन करेगा? हर एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेगा। जी हाँ, आप डिप्यूटी कलेक्टर बनेंगे तो आपको भी इनमें काम देखना पड़ेगा, इसलिए इन चीजों को अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए इस बारे में हम लोग थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट माइनरल पॉलिसी क्या कहती है? द फर्स्ट माइनरल पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश वाज डिक्लेयर्ड इन 1995। प्रथम खनिज पॉलिसी, प्रथम खनिज नीति कब आई थी मध्य प्रदेश में? 1995 में आई थी। द माइनरल एक्ट 1996 वाज पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू गवर्न द मिनरल माइंस ऑफ द स्टेट। ठीक है भैया, एक्ट मिनरल एक्ट कब आया था? 1996 में आया था, है ना। फर्स्ट माइनरल पॉलिसी कब आई थी? 1995 में आई थी, उसके 1 साल बाद। तो ये आप देख सकते हैं मिनरल्स माइंस और डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है। मैंगनीज भरवेली कहाँ है भाई? बालाघाट। कॉपर मलाजखंड बालाघाट, आप जानते हैं बहुत फेमस है मलाजखंड। तो कोल सोहागपुर और शहडोल, है ना। लाइमस्टोन की यदि हम बात करें तो मुंडवारा और कटनी, है ना। डायमंड की यदि हम बात करें तो माझगवन और पन्ना। बॉक्साइट की यदि हम बात करें तो अमरकंटक और अनूपपुर। और ग्रेफाइट की हम बात करें तो बैतुल और बैतुल। भाई बैतुल ही है इन दोनों में। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है टेबल। ध्यान रखना खनिज से भी प्रश्न बनते हैं, है ना। खनिज से भी प्रश्न बने हैं, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट लगा लेना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ा ही मत करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, recently the council of ministers of the government of madhya pradesh has provided rupees 227 crore 56 lakhs to the दौरी सागर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार मंत्री परिषद द्वारा किस जिले की दौरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना को लागत राशि 227 करोड़ 56 लाख रुपए प्रदान की गई? बताओ भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है। नहीं, ऐसी जगह को प्रोवाइड की जाएगी जिसको जरूरत है, सीधी सी बात है। तो देखिए इंदौर के आसपास यदि बात करें तो ऐसा कोई सा प्रोजेक्ट इंदौर के आसपास नहीं चला, नहीं भोपाल के आसपास। रतलाम और सतना में कंफ्यूज है तो रतलाम में भी ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं फिलहाल में नहीं चल रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सतना, है ना, डी सतना। जी हाँ, आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं और इसी जगह निवेश किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है हमारे अच्छे से अच्छे के लिए। तो कहाँ पर हो रहा है भैया? सतना में हो रहा है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। According to the Economic Survey of Madhya Pradesh 2021-22, there is approximately 81,500 million cubic meters of water is available in 10 major rivers of the state, out of which 857 million cubic meters of water is utilized, 69.7% of the total water available। कि भाई क्या हो रहा है?
हाल ही में एक सर्वे में जो इकोनॉमिक सर्वे निकला है 2021-22 का, उसमें क्या बताया गया, अप्रोक्सीमेटली कितना 81,500 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर अवेलेबल है। कहाँ? 10 मेजर रिवर्स में, हमारे यहाँ की 10 बड़ी नदियों में ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ विच, जिनमें से 56,857 मिलियन क्यूबिक मीटर वाटर इज यूटिलाइज्ड, ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया गया है, उसको हमने उपयोग कर लिया है। और अब कितना बचा है? 69.7% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल, 69% वाटर बचा है। चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट है, कहाँ की प्रोजेक्ट है भैया? चंबल रिवर, आप जानते हैं सतना के आसपास वाला ये चंबल वाला एरिया। इट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट। देखो, चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है, सॉरी मुझसे थोड़ा सा फंबल हो गया, बट इस चीज को ध्यान में रखना। चंबल वैली रिवर वैली प्रोजेक्ट अपने आप में एक अलग प्रोजेक्ट है, इसके बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना। इट इज द फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टार्टेड इन 1953-54, 1953-54 में शुरू हुआ। इट इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। किस किस के बीच में? आप जानते हैं चंबल नदी पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है, फिर वापस मध्य प्रदेश में आके फिर इधर निकल जाती है, आप जानते हैं ना, घूम घाटी करती है वो पूरी, है ना। तो चंबल का जो है वो किन किन का है? मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर बनाया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोजेक्ट्स विच आर, इसमें 3 प्रोजेक्ट और शामिल किए गए। कौन कौन से? गांधी सागर प्रोजेक्ट मंदसौर के पास में, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट चित्तौड़ में, और जवाहर डैम कोटा बराज जिसे आप कहते हैं इन कोटा। अरे भाई, कोटा बराज की तो बात ही अलग है ना। कोटा बराज आप कभी देखिएगा, गूगल करके देखिए, बड़ा सुंदर लगता है कोटा बराज में, राजस्थान। टोटल इरिगेशन कैपेसिटी इज 3.50 lakhs हेक्टेयर्स ऑफ विच 2.25 lakh हेक्टेयर्स लाई इन मध्य प्रदेश। कि भाई टोटल कितना है कैपेसिटी इसकी? 3.50 लाख है, जिनमें से कितना एमपी कितना यूज करेगा? 2.25 लाख। आधे से ज्यादा कौन यूज करेगा? एमपी यूज करेगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, चंबल का जो एरिया है वो आधे से ज्यादा कहाँ आता है? एमपी में आता है ना। और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मिलाए गए हैं? गांधी सागर प्रोजेक्ट मिलाया गया है, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट है, और जवाहर डैम कोटा बराज, बहुत अच्छी जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, Which is called the energy capital of मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है? ये तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी राजधानी, ये राजधानी, वो राजधानी। तो ध्यान दीजिएगा, इंदौर, हाँ भाई इंदौर के लोगों में जोश बहुत है, लेकिन फिर भी ऊर्जा राजधानी से नहीं कहा जाता। ग्वालियर, अरे भाई ठटरी के ग्वालियर वाला तो एरिया हो ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली को कहा जाता है बेटा। ये आपके एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एमपी जनरल नॉलेज से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड। तो सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी से कहा जाता है, एनर्जी कैपिटल कहा जाता है सिंगरौली को। विच इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? भाई वैसे तो हमने बहुत सारी विद्युत परियोजनाएं पढ़ी हैं, लेकिन सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है इसका भी ध्यान रखिएगा। दैट इज बाण सागर जल परियोजना, है ना। इंदिरा सागर, गांधी सागर, अवंतीबाई सागर ये तो अभी अभी आई हैं, लेकिन सबसे पुरानी कौन सी? ध्यान रखना, बाण सागर। कौन सी भाई साहब? बाण सागर। इज दैट क्लियर? बाण सागर सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक कौन सी है? बाण सागर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये और देख लेते हैं हम भैया, गांधी सागर कब हुआ है? 1960 में चालू है। बाण सागर 1991 में हुआ है। इंदिरा सागर 2005 में हुआ है, और रानी अवंतीबाई 1988 में। रुक जाइए, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। क्वेश्चन में थोड़ी सी कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूंगी, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेक कर लूंगी। ओके थोड़ा सा रुक जाइएगा, मैं इसको चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तब तक। Which of the following cities was the capital of famous king कार्तवीर्य अर्जुना? निम्नलिखित में से कौन शहर प्रसिद्ध राजा कार्तवीर्य अर्जुन की राजधानी थी? हाय हाय हाय, क्या बात है, ये तो क्वेश्चन ने मजा ही ला दिया हमको। ध्यान दीजिएगा, कार्तवीर्य अर्जुन की यदि मैं राजधानी की बात करूं तो ध्यान दीजिए, ए महेश्वर जो थी इनकी राजधानी थी। कौन सी थी भैया? महेश्वर की राजधानी थी। महेश्वर इज द सिटी ऑफ खरगोन डिस्ट्रिक्ट। कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? खरगोन में आता है। इट वॉज वंस द कैपिटल ऑफ कार्तवीर्य अर्जुना, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड
सहस्त्र बाहु, जिसे क्या कहा जाता था, सहस्त्र बाहु भी कहा जाता। सहस्त्र बाहु मतलब जिसकी 1000 भुजाएं हो, है ना। यदि मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी कहानियां भी वहां पे फेमस है। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र धारा भी आपने सुनी होगी, है ना। सहस्त्र बाहु ने क्या किया था, वो अपनी पत्नियों के साथ अटखेलियां कर रहे थे एक बार, है ना। अटखेलियां कर रहे थे नर्मदा नदी के किनारे। तो वहां पर क्या हुआ था भाई, बहुत ज्यादा पानी रिस रहा था। तो उनकी पत्नियों ने, ऐसा कुछ कहानी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, तो उनकी पत्नियों ने कहा कि भाई हम तो अटखेलियां कर ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने अपनी भुजाएं फैला दी थी। सहस्त्र बाहु, चूंकि बहुत बड़ी भुजाएं थी उनके, सहस्त्र बाहु ने अपनी भुजाएं फैला के पानी को रोक दिया था, ऐसा कहा जाता है। He was killed along with the army while fighting with the Lord Parshuram. Lord Parshuram से लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, चलिए, ये कुछ माइथोलॉजीज है जो भी आपको याद रखनी चाहिए। सहस्त्रधारा फॉल्स इज ऑन विच रिवर? सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पे? अभी बताया मैंने आपको, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, हाँ कि ना, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई क्या हुआ था। अटकेलियां कर रहे थे वो नर्मदा नदी में, और उन्होंने क्या कर दिया था, ऐसे करके अपनी भुजाएं फैला दी थी, और भुजाएं फैला दी थी तो फिर क्या हुआ था, पानी की जो जलधारा है वो निकल गई थी। तो वहां से क्या बना, सहस्त्र धारा जलप्रपात। इसीलिए कहा जाता है सहस्त्र धारा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सहस्त्र बाहु के द्वारा बनाया गया। सहस्त्र बाहु कौन? कार्तिवीर्य, है ना। कार्तिवीर्य अर्जुना, उन्हीं का नाम क्या था, सहस्त्र बाहु। सहस्त्र बाहु क्यों? 1000 भुजाओं जितना बल था उनकी भुजाओं में, ऐसा कहते हैं इस कारण से। तो कौन सी नदी की बात है भैया? नर्मदा नदी। क्या आप जानते हैं महेश्वर क्या नर्मदा नदी महेश्वर रानी अहिल्याबाई के लिए बहुत जाना जाता है ना। महेश्वर में जो मेन राजवाड़ा है वो स्थित है। राजवाड़े का दरवाजा आप जैसे ही खोलते, सामने नर्मदा नदी बहुत नीचे है, जो राजवाड़ा है वो बहुत ऊपर है और नर्मदा नदी बहुत नीचे है, किंतु फिर भी जैसे ही दरवाजा खोला जाता है सीधे सामने नर्मदा नदी दिखती है। पता नहीं क्या आर्किटेक्चर है इंडिया का, ऐसा इतना अद्भुत आर्किटेक्चर इंडिया में देखने को मिलता है कि इतनी बेहतरीन चीज देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना। और यदि मैं आपको वहां की बातें बताऊं, महेश्वर से रिलेटेड यदि मैं आपको बातें बताऊं, महेश्वर में, हाँ, महेश्वर में यदि हम बात करें, जब कौन थे, खंडेराव जी होलकर, है ना। किनके भाई? अहिल्या जी के जो पति थे, है ना। अहिल्या मल्हार राव होलकर के जो पुत्र थे खंडेराव जी होलकर, है ना, वो आप जानते इतने योग्य नहीं थे। तो अहिल्याबाई, जब उनकी मृत्यु हो गई थी खंडेराव जी की, तो अहिल्याबाई ने क्या किया था, स्वयं प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। और स्वयं प्रशासन जब इन्होंने अपने हाथों में लिया, तो उस समय राज्य की जो स्थिति थी, है ना, आर्थिक रूप से राज्य जो था इतना सही नहीं था, है ना, इतना मजबूत नहीं था। तो वहां पर पंडितों ने क्या कहा था, उस समय पे उनसे कहा गया था कि आप डेली 13,51,000 शिवलिंग जो कि नर्मदा नदी के पानी से निकलते हैं, नर्मदा नदी के पानी से जो मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी को निकाल कर उसमें से 1.25 शिवलिंग, सॉरी मैं करेक्ट कर लूं पहले, है ना, 1.25 शिवलिंग उस नदी के पानी से जो है बनाए जाते थे उस समय पे। आज से उस समय की बात कर रही हूँ जब अहिल्याबाई थी, है ना, और बनाए जाते थे और फिर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। और उस समय पे कितने 1100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था, 1100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता था, और फिर वो ब्राह्मण उनकी शिवलिंगों की पूजा करते थे। चूंकि आप जानते हैं अहिल्याबाई जो थी वो इनको शिव जी को बहुत मानती थी, है ना, हमेशा वो शिवलिंग को अपने हाथ में लेके ही न्याय करती थी। फिर उन शिवलिंगों को वापस से ऐसे कैसे नर्मदा नदी में क्या कर दिया जाता है, खमार दिया जाता था। तो वो प्रथा वहां पर तब से चली आ रही, कब से? अहिल्याबाई के समय से। और आज भी ये प्रथा वहां पर चलती है महेश्वर में। जी हाँ, जब आप जाएंगे, आप जाइए करीब 12 से 1 के बीच में आप जाइए वहां पर। अब तो खैर 1.25 शिवलिंग नहीं बनते, पर आज भी डेली क्या होता है भाई, पंडित आते हैं। अब 1100 पंडित नहीं आते, केवल 11 पंडित आते हैं। 11 पंडित आते हैं, नर्मदा से मिट्टी निकालते हैं। वहां पर ऐसे देखेंगे आप, ऐसे पटले बने हुए, पटलों पे छेद किए हुए, जहां पर आज भी 13,51,000 डेली शिवलिंग बनते हैं। और डेली उन शिवलिंगों की पूजा होती है, और डेली उन शिवलिंगों की पूजा करके क्या किया जाता है, उनको वापस नदी में खमाया जाता है। किस लिए? ताकि राज्य अभी भी क्या रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा खासा हंसता खेलता रहे महेश्वर। इस कारण से तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको शायद पता नहीं हो, मैंने बताई हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंगास आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है ना। और आप दोनों जगह गए भी होंगे। अच्छा, दोनों जगह मैंने पहले ही बता दिया क्या आपको? दोनों जगह आप गए भी होंगे, मतलब दोनों जगह मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आप जानते हैं कितने भैया? 2 शिवलिंग है। कौन कौन से 2 शिवलिंग है? उज्जैन महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर। ठीक है, चलिए, तो आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ इंडिया 2 आर इन मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर इन उज्जैन एंड ओंकारेश्वर इन खंडवा। ओंकारेश्वर कहाँ आता है? खंडवा में आता है। ओंकारेश्वर नाम क्यों है? क्योंकि ये जो मंदिर का शेप, यदि हम पूरे मंदिर का ढांचा देखे जाए तो इस तरीके से जो हमारा ओम होता है, इस ओम के शेप में वो मंदिर है। कैसे है ये? ओम के शेप में, इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं? ओंकारेश्वर मंदिर कहते हैं।
इसी के पास जो है वो डैम बना हुआ है जिसकी हम बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर मैग्नीज, और मध्य प्रदेश के कौन सा जिला मैग्नीज अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज के लिए कौन सा प्रसिद्ध है बताइएगा, मैग्नीज के लिए कौन सा फेमस है? तो ध्यान दीजिए, मैग्नीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है आपका? बालाघाट। अभी अभी हमने मलाजखंड वगैरह की बात करी थी उधर पे, है ना। अब देख क्या है मैग्नीज के लिए पीछे, सो बालाघाट सबसे ज्यादा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते फटाफट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश? कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यदि मैं बात करूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन है? कर्क रेखा जिसे आप कहते हैं, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर निकलती है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12, 13, 14 या 15? बहुत क्लोज नंबर आपको इसमें दिया गया, तो ध्यान रखिएगा कितने जिलों से होकर गुजरती है। कुल 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 कितने जिलों से होकर गुजरती है? 12, 13, 14 या 15? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें एग्जाम में आपको होता है 100%। तो ध्यान दीजिएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है ना। क्वेश्चन आया था एग्जाम में क्वेश्चन आया था, शायद 2022 की एग्जाम की बात है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कर्क रेखा कौन से जिले से प्रवेश करती है ना मध्य प्रदेश में, तो वो आपको बताना है कमेंट करके फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 14 districts of Madhya Pradesh. These districts are उज्जैन, रतलाम, आगर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया एंड शहडोल। ध्यान रखना, फटाफट से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। Earlier topic of cancer used to pass through Shahjahanpur districts, but now Agra district has been separated from Shahjahanpur district. कि भाई पहले क्या था, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से भी होकर गुजरती थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, बट अभी अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है 2013 के बाद से आगर और शाहजहांपुर अलग अलग हो चुके हैं ना। आगर मालवा एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और शाहजहांपुर अलग, शाहजहांपुर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट था लेकिन आगर मालवा उसी का पार्ट था, तो आगर मालवा क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, तो अब वो उसमें नहीं आता। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फड़के स्टूडियो इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत फेमस क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने लायक है। तो फड़के स्टूडियो की यदि मैं बात करूं तो ये वही है जहां पर बाघ होता है वहीं फड़कते हैं, जहां पर बाघ होता है वहीं पर फड़कते हैं, मतलब बाघ की गुफाएं कहां पर है? धार। कौन सा? आर पार जिला धार। कहां पर है? हमारे आर पार जिला धार में कौन है भैया? फड़के स्टूडियो है। जी हाँ, फड़के स्टूडियो अपने आप में बहुत स्पेशल स्टूडियो, कभी मैं इसके बारे में जानकारी दूंगी, हमारे पास समय रहेगा तो, है ना। तो कौन से जिले में फड़के स्टूडियो? आर पार जिला धार में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाउ मच अमाउंट इज गिवन इन कालिदास सम्मान? कालिदास सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? कालिदास सम्मान में आपको कितनी राशि दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा कालिदास सम्मान में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख। तो ध्यान रखिए कालिदास सम्मान में अब जो है 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कालिदास सम्मान किसे और क्यों, किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हु कंपोज्ड कैसा चांद बना देती है? कैसा चांद बना देती है की रचना किसने की है बताइए? आए है कैसा चांद बना देती, कितनी प्यारी रचना है। और भाई देखिए तो सुभद्रा, देखो कैसा चांद बना देती है, ये आपको नहीं लग रहा कि भाई एक बहुत सॉफ्ट पोयम है टाइप से रचना है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी तो जो थी वो थोड़ा वैसी थी, है ना, मतलब ये कहो कि उन्होंने वीर रस में ज्यादा कविताएं लिखी। हरिशंकर परसाई जी ने भी ज्यादातर जो है प्रकृति में लिखी है। राहत इंदौरी साहब तो बुलाती है मगर जाने का नहीं में रह चुके हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा दैट इज माखनलाल चतुर्वेदी जी, है ना। जी हाँ, जिनने आप सभी को डीसीए पीजीडीसीए करवा दिया, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ये जो है रचना लिखी थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। और यहाँ तक बने रहने के लिए और इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। डेली आ जाइए, हम लोग डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ एमपी से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और डेली डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज वेल एज आप जानते हैं एक एक करंट अफेयर के क्वेश्चन में आपको बहुत बहुत सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लास टारगेट कर रही है स्पेशली उन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को जो क्या कर रहे हैं भाई, पीएससी की एमपीपीएससी की तैयारी तो कर रहे हैं बट इंग्लिश मीडियम में उन्हें जो है
कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट, सिविल पांडा इज ऑलवेज हियर फॉर यू। सिविल पांडा आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।